तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीन। जीन कहते किसे हैं, जीन बना किसका होता है, जीन के कार्य क्या है, जीन का खोज किसने किया, जीन के नामांकन किसने किए इत्यादि, है ना। तो सबसे पहले जीन कहते किसे हैं, ये चीज़ आप क्लास 9, 10 और 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो परिभाषा तो नहीं बदलेगा, परिभाषा जो आप पहले से जानते हैं। क्या जानते हैं, डीएनए की क्रियात्मक इकाई को, फंक्शनल यूनिट को जीन कहा जाता है, यानी डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। तो परिभाषा तो याद हो गया, क्या, डीएनए के क्रियात्मक इकाई, है ना, फंक्शनल यूनिट। तो डीएनए की क्रियात्मक इकाई को जीन कहा जाता है। यह चीज आपको पहले से याद है ना, कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को, फंक्शनल यूनिट को जीन कहते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम लोग जीन के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो परिभाषा तो जानेंगे, लेकिन बात करते हैं, ये जो जीन आप नाम देख रहे हैं ना, इसका जो नामांकन हुआ था 1909 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा जी, तो जोहानसेन के द्वारा। यानी जीन शब्द का नामांकन किसने किया, जोहानसेन ने। किसने, जोहानसेन ने। कब, 1909 में। लेकिन 1909 से पहले इसे कारक कहा जाता था, याद रखेंगे। 1909 से पहले इसे हम क्या, मतलब कारक कहा ही जाता था, या ओनली इकाई, यूनिट, ये नाम थे 1909 से पहले। जबकि 1909 में जोहानसेन ने इसी कारक को जीन, यानी जीन आज है, लेकिन इसके पहले इसे क्या कहा जाता था, कारक। जैसे मेंडल का जो आप प्रयोग पढ़े हैं, एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस और द्वि संकर संकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसमें मेंडल क्या बताया थे कि एक जनक पीढ़ी से अगले जनक पीढ़ी में, यानी एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण किसी विशेष, ध्यान सुनिएगा, किसी विशेष कारक के द्वारा होता है ना, किसी विशेष कारक। और उसी कारक को हम आज क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। किसने नाम दिए, जोहानसेन ने। कब, 1909 में। इसके पहले उसी जीन को क्या कहते थे, कारक, इकाई, यूनिट। और जीन कहते किसे, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो जीन है, इनके 3 खंड होते हैं। सबसे पहले चीज ये भी जान लें कि रहते कहाँ हैं। तो रहते कहाँ, थोड़ा सा देखिएगा, एक बार में पूरी बातें याद हो जाएंगी। ये सेल है, पढ़ते हैं, आप पढ़ चुके हैं। सेल के अंदर केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, है ना। केंद्रक में धागे जैसी ये रचना होती है। इन रचनाओं को क्रोमैटिन धागा कहा जाता है, जो पढ़ चुके हैं। क्रोमैटिन धागे 2 प्रकार के होते हैं, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। इसमें जो आपको कहीं गहरा रंग का दिखाई देगा, काफ़ी गहरा रंग का, उसे हेट्रोक्रोमैटिन कहेंगे, और जो हल्का रंग का होता है उसे यूक्रोमैटिन कहते हैं। फिर आप क्या जानें कि जब सेल डिवीजन होना होता है, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनने होती है, तो ये क्रोमैटिन धागे क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। किसका, क्रोमोसोम का। और वह क्रोमोसोम धागे जो होते हैं वो किससे बन गया, क्रोमैटिन से। और इन्हीं क्रोमैटिन धागे पर ये छोटे छोटे जो आपको कण दिख रहे हैं ना, इन्हीं कण को हम क्या कह सकते हैं, जीन। इससे क्या पता चला कि जीन कहाँ स्थित होते हैं, क्रोमैटिन धागे के ऊपर, या सीधे बोल सकते हैं यही क्रोमैटिन धागा फ्यूचर में क्या बनने वाला है, जब सेल डिवीजन होने वाला है, तो क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के ऊपर स्थित होते हैं कौन, जीन। नेक्स्ट, अब आप लोग क्रोमैटिन धागा जब पढ़े थे तो आपको बताए थे कि क्रोमैटिन धागे यानी कि फ्यूचर में क्या है, यह क्रोमोसोम है। तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है जी, डीएनए होता है। अब आप बता रहे हो कि डीएनए के खंड को, यानी इसका जो यूनिट होगा, इसकी जो इकाई होगी, वो जीन कहलाएगी। यानी एक क्वेश्चन ये आता है कि जीन बने किसके होते हैं। तो सोचिएगा कि डीएनए, ये चीज़ है डीएनए। अब इसका छोटा सा खंड, अब ये डीएनए है,
अब इसका छोटा सा खंड तो छोटा डीएनए हो जाएगा, लेकिन छोटा डीएनए नहीं बोल के हमको क्या बोलना है, जीन बोलना है कि नहीं, कि डीएनए के खंड को जीन कहते हैं। तो पूछा जाता है कि जीन किसके बने होते हैं, तो डीएनए के बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। कहाँ रहते हैं जी, कोई बोलेगा कहाँ रहते हैं जीन, तो कहाँ रहते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर कोई बता देगा, तो कोई क्रोमैटिन धागे के ऊपर, है ना। 11th क्लास में आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, है ना। वहाँ पर आप देखेंगे क्रोमोसोम के साथ जीन का जानकारी जो बताया गया है आपको और ज़्यादा समझने में मदद करेगा, लेकिन उतना भी नहीं, आप यहीं से समझ सकते हो। डीएनए के क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। जीन आपने कहाँ देखा, तो आपने जाना एक सेल होता है, सेल के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक में धागे जैसी रचना होती है, उसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन धागा सेल विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय क्या बनाता है, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के ऊपर दानेदार छोटे छोटे रचना होते हैं जो स्पाइरल, है ना, सर्पिलाकार रूप में सजे होते हैं। उसी छोटे छोटे जो दाने जैसी रचना होती है उसे जीन कहते हैं। यहाँ देखे, और जीन जो होता है वो इकाई होता है किसका, डीएनए का होता है। अब आगे क्वेश्चन होता है जीन, एक वैज्ञानिक नंबर 3 का नाम आ रहा है, याद करेंगे कि इसका नाम कारक था। किसने कारक दिया, तो मेंडल ने, याद रखेंगे। मेंडल ने जीन को क्या कहा, कारक। जीन का नामांकन किसने किया, जोहानसन, कब, 1909 में। अब जानेंगे एक अन्य वैज्ञानिक हैं शेमार वेंजर, याद कर लेंगे, शेमार वेंजर। उन्होंने कहा कि डीएनए जो होते हैं, सॉरी जीन जो होते हैं उनके 3 खंड होते हैं। कितने खंड, 3 खंड होते हैं। एक होता है सिस्टोन, दूसरा होता है म्यूटोन, और तीसरा होता है रेकॉन। समझ गए ना, ये याद रखना जरूरी है कि जीन जो होते हैं उनके 3 खंड होते हैं, सिस्टोन, म्यूटोन और रेकॉन। रेकॉन, ठीक है, किनके अनुसार, शेमार वेंजर के अनुसार। अब सिस्टोन किसे कहते हैं, म्यूटोन किसे कहते हैं, और रेकॉन किसे कहते हैं, है कि नहीं। तो कहता है कि जो सिस्टोन है वह क्या है, सेल के अंदर, कोशिकाओं के अंदर, कोशिकाओं में, सीधे बोल सकते हैं कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को नियंत्रित करने वाली जीन के इकाई को, कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को नियंत्रित करने वाले जीन की इकाई को सिस्टोन कहते हैं। उसी तरह कोशिकाओं में, है ना, क्या, कोशिकाओं में म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, नाम सुने होंगे, उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन, जो आप जानते हैं कि जो कोशिका में क्रोमोसोम होता है या जीन होता है, क्रोमोसोम आप नॉर्मल ह्यूमन में 46 जानते हैं, तो इनकी संख्या घट जाए या संख्या बढ़ जाए, जीन की संख्या बदल जाए, संरचना बदल जाए, उसके कारण शरीर का आकार बदल जाता है, शरीर की रचना बदल जाती है, उसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। आप क्लास में पढ़ चुके हो। तो उत्परिवर्तन क्या जाने कि कोशिकाओं में क्रोमोसोम या जीन की संख्या या संरचना बदलने के कारण जीवों का गुण या रचना बदल जाए, तो उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि कोशिकाओं में म्यूटेशन की क्रिया को नियंत्रित करने वाली जीन की इकाई को क्या कहते हैं, म्यूटोन। एंड तीसरा रेकॉन, कोशिकाओं में सेम उसी तरह से कोशिकाओं में रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन यानी पूर्ण संयोजन और क्रॉसिंग ओवर, जीन बीन में पढ़े हैं ना, क्रॉसिंग ओवर को नियंत्रित करने वाली जीन की इकाई को रेकॉन। यानी जीन के 3 अलग अलग खंड होते हैं। किसने बताया, शेमार वेंजर ने। कौन कौन, सिस्टोन, म्यूटोन और रेकॉन, सबके अपने अलग अलग कार्य हैं।
ऐसे जीन का एक साथ आपसे पूछा जाए कि काम क्या होता है, तो सामान्य भाषा में बोल सकते हैं कि माता पिता के गुण जो होते हैं वह जीन के द्वारा ही संतान में आते हैं। तो कोई बोलेगा नहीं डीएनए से आता है, तो आप उनकी बातों को गलत नहीं मानिए, क्योंकि वो भी सही बोल रहे, क्योंकि आपने क्या कहा, ध्यान सुनिएगा, कि माता पिता के गुण संतान में जीन लाते हैं, और कोई आदि बता रहा है नहीं डीएनए लाता है। तो क्या दोनों आंसर सही है या कोई एक सही या गलत है? तो ध्यान से सुनिएगा, आपने क्या जाना, जीन ले जाता है। कोई आपको बता दी नहीं डीएनए, अरे बुआ जीन जाता है लेकर के माता पिता के गुणों को संतानों में, तो आखिर ये जीन बना किसका हुआ है, डीएनए का, है ना। यानी ये दोनों आंसर सही है, लेकिन मूल रूप से बोला जाए, मूल रूप से मतलब तो मूल रूप से ये बना किसका है, तो डीएनए का। तो मूल रूप से अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है, डीएनए। इसलिए तो डीएनए को कहते हैं क्या, जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ। क्या आपको बताया गया कि माता पिता के गुणों का वाहक कौन है, तो आपको अभी बता रहे कि सामान्य तौर पर बोल सकते हैं कि जीन जो होता है वो माता पिता के गुणों को संतानों में ले जाता है। लेकिन आपसे कोई कहता है नहीं डीएनए हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा आपने डीएनए, और आप भी बता रहे जीन। बस अंतर क्या है कि आप उसका बता रहे हैं कि वो बने किसके थे, जीन, तो डीएनए के। तो दोनों का आंसर सही है। तो माता पिता के गुणों को उनके संतानों में ले जाने का काम जीन करता है, और जीन जो होते हैं उनकी मूलभूत इकाई यानी जीन जो होता है वो बना किसका है, डीएनए का। इसलिए आप जवाब देंगे कि माता पिता के गुणों का वाहक डीएनए भी बोल सकते हैं या जीन भी बोल सकते हैं, है ना। लेकिन नहीं सर, दोनों में बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि डीएनए ही होगा, क्योंकि जीन किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है। तो 3 खंड सबके अपने अपने कार्य हैं, सिस्टोन, म्यूटोन, रेकॉन। सिस्टोन कोशिका में जो प्रोटीन का संश्लेषण, जो कल आप पढ़े थे आरएनए के बारे में, तो प्रोटीन संश्लेषण को जो नियंत्रित करेगी जीन, क्योंकि आपने पढ़ा था कि डीएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करता है, जबकि आरएनए भाग लेता है। तो डीएनए नियंत्रित कर रहा है, तो डीएनए की जगह पर यहाँ कौन आया है, सिस्टोन। सिस्टोन क्या है, एक जीन का खंड है, और जीन किसका बना हुआ है, तो डीएनए, अर्थात सिस्टोन भी तो एक डीएनए ही है ना। तो कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को नियंत्रित करने वाली जीन की इकाई को क्या कहेंगे, सिस्टोन। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन की क्रिया को नियंत्रित करने वाली इकाई को क्या कहेंगे, म्यूटोन। एंड क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन क्रिया को नियंत्रित करने वाली इकाई को क्या कहेंगे, रेकॉन। एक बार में याद हो रहा है, जैसे देखिए आर से रेकॉन और रिकॉम्बिनेशन, तो रेकॉन किसको नियंत्रित करेगा, कॉम्बिनेशन को, पूर्ण संयोजन, और क्रॉसिंग ओवर को म्यूटोन। तो म्यूटेशन, उत्परिवर्तन को नियंत्रित कौन करेगा, म्यूटोन। एंड प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित कौन करेगा, सिस्टोन। नेक्स्ट बताया जाता है कि जीन के सिस्टोन, म्यूटोन और रेकॉन के अलावा 2 और खंड होते हैं, है ना। सिस्टोन, म्यूटोन और रेकॉन के अलावा 2 और खंड होते हैं। एक का नाम है एक्सट्रॉन, तो दूसरे का नाम है इंट्रॉन। एक कौन हो गया, एक्सट्रॉन, तो दूसरा इंट्रॉन। अब आते हैं, कहा जाता है इसके बारे में कि यूकैरियोटिक कोशिका, वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक भी मौजूद हो। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले, है ना। तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है कौन, एमआरएनए। ये सब गलत नहीं होना चाहिए। अब क्या आप जानते हैं, डीएनए, है ना, क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, क्या बनेगा, एमआरएनए, क्या होगा आगे बोलिए, ट्रांसलेशन, क्या बनेंगे, प्रोटीन। तो आपने क्या जाना कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, किस क्रिया द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के द्वारा। तो जो एमआरएनए के निर्माण में भाग लेता है जीन का खंड, उसी को क्या कहते हैं, एक्सट्रॉन। अब आपने क्या जाना कि जीन का वह खंड, क्या, जीन का वह खंड जो यूकैरियोटिक कोशिका, मतलब कोशिका के अंदर केंद्रक हो। तो फिर से रिपीट करें कि एक्सट्रॉन क्या है, तो बोलिए जीन का वह खंड जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किसके, एमआरएनए के निर्माण में भाग लेता है, उसे एक्सट्रॉन कहा जाता है। एमआरएनए कैसे बनेगा, तो डीएनए से। अरे बुआ, तो डीएनए से बनेगा तो समझिए जल्दी से, आपके पास क्या था, डीएनए। डीएनए की इकाई को आपने क्या कहा, जीन कहा, और जीन के अब आपके अनुसार कितने खंड हो जाएंगे, 5। सिस्टोन बोलते जाना,
न्यूट्रॉन, जल्दी जल्दी बोलिए, रेकॉन, और अभी अभी एक्सट्रॉन एंड इंट्रॉन। आखिर ये तो जीन का ही खंड है, यानी एक प्रकार का इसमें डीएनए है कि नहीं है। न्यूट्रॉन ये भी है जीन, तो इसमें भी डीएनए, क्योंकि जीन किसके बने, डीएनए के, इसमें भी डीएनए और इसमें भी डीएनए। तो बताइए इसमें डीएनए, यानी इसको कुछ देर के लिए आप मान सकते हैं एक्स्ट्रॉन, और यहाँ से आपका क्या मिल रहा है, एमआरएनए। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, बोलिए जल्दी, ट्रांसक्रिप्शन। तो बोल रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन का वह खंड जो एमआरएनए के निर्माण में भाग लेता है उसे एक्स्ट्रॉन कहते हैं। उल्टा पढ़ लो, जो एमआरएनए के निर्माण में भाग नहीं लेता उसे इंट्रॉन कहते हैं। कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को नियंत्रित करने वाली इकाई सेस्टॉन, उत्परिवर्तन को नियंत्रित करने वाली इकाई म्यूटॉन, रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर क्रिया को नियंत्रित करने वाली इकाई रेकॉन, एमआरएनए के संश्लेषण में भाग लेने वाले जीन की इकाई को एक्स्ट्रॉन, और एमआरएनए के निर्माण में भाग नहीं लेने वाले जीन की इकाई को इंट्रॉन कहा जाता है कि नहीं। तो ये चीज़ें आप जीन के बारे में पढ़े, हम रिपीट कर दें आपको, जिससे कि जो कुछ आप उस टाइम नहीं समझ पाए थे अभी समझ लेंगे। सबसे पहला तो परिभाषा याद कर लीजिए, इसका परिभाषा क्या है, जीन कहते किसे हैं। तो डीएनए के क्रियात्मक इकाई को, फंक्शनल यूनिट को जीन कहा जाता है कि नहीं। जीन शब्द का नामांकन किसने किया, तो जोहानसन ने, कब, 1909 में। इससे पहले जीन को किस नाम से संबोधित किया जाता था, तो क्या जवाब देंगे, कारक, अंग्रेजी में फैक्टर, या इकाई, यूनिट। किन के अनुसार, मेंडल के अनुसार। जैसे मेंडल अपने प्रयोग जो थे, एक संकर जो मटर के पौधे में प्रयोग था, उसमें बताए थे कि एक जनक पीढ़ी से उनके अगले पीढ़ी में गुणों का संचरण किसी विशेष कारक, याद करने वाली बात है, विशेष कारक के द्वारा होता है, और उसी कारक को आज हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जीन के काम क्या है, सामान्य रूप से आप बता सकते हैं कि माता पिता के गुणों को उनके संतानों में ले जाना। लेकिन कोई कह दिया आपसे नहीं ये तो डीएनए करता, बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि जीन किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, है कि नहीं। अब पोजीशन कि जीन आपको मिलेगा कहाँ जी, तो जीन कहाँ मिलेगा, अभी अभी बता रहे थे कि कोशिका होती है, फिर से बता लेते हैं आपको। ये सेल होता है, सेल के अंदर केंद्रक होते हैं, केंद्रक में धागे जैसी रचना, उसे क्रोमैटिन कहते हैं। गहरे रंग को धागे को क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन। हल्के रंग वाले धागे को क्या कहते हैं, यूक्रोमैटिन। और जब सेल डिवीजन होना होता है तो यही क्रोमैटिन धागे क्रोमोसोम बन जाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो ये क्रोमैटिन धागे के ऊपर जो दानेदार रचना होती है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। या फिर क्रोमोसोम, फिर से बोले 11th का वीडियो क्रोमोसोम वाले देखिएगा, तो उसमें आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से बना हुआ रहेगा, जिसके ऊपर की फिर से ये दानेदार रचना मिलेगी, और वहाँ भी इसका नाम क्या बताया जाएगा, जीन। ठीक है, तो जब क्रोमोसोम जानेंगे तो पढ़ेंगे क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बने, तो इसमें मुख्य रूप से क्या है, डीएनए, और डीएनए के ही इकाई को क्या करे, जीन। जीन के मुख्य शेमार बेंजर के अनुसार, शेमार बेंजर के अनुसार जीन के कितने खंड, 3 खंड। कौन कौन, सेस्टॉन, म्यूटॉन, रेकॉन। सेस्टॉन किसे कहते हैं, प्रोटीन संश्लेषण को जो नियंत्रित करे उसे सेस्टॉन कहते हैं। क्रॉसिंग म्यूटेशन, उत्परिवर्तन को जो नियंत्रित करे उसे म्यूटॉन कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन को नियंत्रित करे उसे रेकॉन कहते हैं। एमआरएनए के निर्माण में जो भाग लेता है उसे एक्स्ट्रॉन कहते हैं। एमआरएनए के निर्माण में भाग नहीं लेता है उसे क्या कहते हैं, इंट्रॉन कहते हैं, है कि नहीं। अब सीखेंगे हम लोग जंपिंग जीन, या उसी का नाम है ट्रांसपोसोन्स जीन, और दूसरा वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, है ना। इसके अलावा जीन के बारे में और है, जैसे ऑपरेंट मॉडल एक ग्रुप ऑफ जीन है कि नहीं। जीनों का एक समन्वित समूह होता है। तो चलिए पहले ये दोनों को सीख लेते हैं, क्या होता है जंपिंग जीन और वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, है ना। एक वैज्ञानिक थे मैकक्लेंटॉक, है ना। इन्होंने बताया कि सेल के अंदर जितने भी जीन होते हैं वह सभी एक साथ एक्टिव नहीं होते हैं। यानी कोशिका के अंदर कैसे मिलेगा, कोशिका के अंदर जीन, ये सेल है, सेल के अंदर ये केंद्रक है, केंद्रक में क्रोमैटिन धागे हैं, इनके ऊपर जीन पाया जाता है। ठीक है, इन धागे के ऊपर जो इस तरह से डॉट डॉट देख रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, जीन। तो जितने भी जीन हो वो बता रहे मैकक्लेंटॉक कि एक साथ वह सक्रिय
नहीं होते हैं। कोशिकाओं में जीन की सक्रियता कोशिकाओं की सक्रियता पर ही निर्भर करती है। कोशिका कितना एक्टिव है उसी पे जीन की सक्रियता भी निर्भर करती है। ऐसे इन्होंने बताया कि कोशिका में उपस्थित कुल जीन का 10% जीन ही एक्टिव होता है, यानी बच कितने गए, 90% जीन जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं, यानी निष्क्रिय होते हैं। अर्थात सेल के अंदर जितना जीन है वो सब एक साथ एक्टिव नहीं होते हैं। कितने एक्टिव होते हैं, लगभग 10%, और 90% जीन क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। जिसमें बता रहे कि जो जीन एक्टिव होते हैं ना, जो जीन एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, वह अपना स्थान बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हमेशा यहीं पर है यह, और यहाँ जो वह हमेशा यहीं पर है, वह क्या करता है, या फिर और कुछ देख लीजिए, यहाँ है यहाँ, तो ऐसा नहीं, ये बता रहे मैकलेंटो कि ऐसा नहीं है कि ये जो जीन आप यहाँ देख रहे हो ये हमेशा यही रहता है। यह जीन जो एक्टिव जीन है, ध्यान दीजिएगा, सक्रिय जीन कितना %, 10%, जो सक्रिय जीन है, जो एक्टिव जीन है, वो अपना स्थान बदलते रहता है। यानी यहाँ से इधर तो हो सकता है ये वाला इधर चला आता होगा, ये वाला इस तरह से, यानी जो सक्रिय जीन है वो अपने स्थान अदलते बदलते रहते हैं। अदलने बदलने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता है, जंप करता है। तो क्या बोल रहे हैं कि सक्रिय जीन जो होते हैं वो अपने स्थानों की अदला बदली करते हैं, उन्हीं को हम जंपिंग जीन या स्थान बदलाना तो ट्रांसपोसोन्स जीन भी कहते हैं। फिर से रिपीट कर ले, क्या बताएंगे कि कोशिकाओं में उपस्थित सभी जीन एक साथ सक्रिय नहीं होते हैं। कोशिकाओं में जीन की सक्रियता कोशिकाओं की सक्रियता पर निर्भर करती है कि नहीं। फिर भी बता रहे हैं कि कोशिका में उपस्थित कुल जीन का लगभग 10% जीन ही एक्टिव होता है, शेष 90% जीन क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। अब जो जीन सक्रिय होते हैं, कितना सक्रिय होते हैं, 10%, वह अपना स्थान क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, यानी जंप करते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, क्या करते हैं, स्थान बदलते रहते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान बदलते रहने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, जंपिंग जीन या ट्रांसपोसोन्स जीन कहते हैं। समझ गए ना, ये बातें किसने बताया, मैकलेंटन। बहुत सिंपल है, स्थान बदलने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, जंपिंग जीन या ट्रांसपोसोन्स जीन। तो स्थान कौन बदलता है, जो एक्टिव होता है, कितना एक्टिव है, 10%, एंड 1 जीन 1 एंजाइम्स, है ना। इसी तरह के एक अन्य वैज्ञानिक थे, ब्रीडल और टैटोन। ब्रीडल और टैटोन यह बताते हैं कि कोशिकाओं में जो सभी जीन एक्टिव होते हैं उन सबका अपना अपना एक कार्य होता है, यानी सब जीन का अपना अपना एक कार्य होता है। वह क्या कार्य होता है कि हर एक जीन, यही है जो आपका हेडलाइन है, वही आंसर है। कोशिकाओं में उपस्थित जो जीन होते हैं, हर एक जीन का कार्य होता है एक एंजाइम्स के निर्माण को नियंत्रित करना। एक जीन एक एंजाइम्स, क्या समझे, कोशिका में उपस्थित सभी जीन में से हर एक जीन का काम होता है एक एंजाइम्स के निर्माण को नियंत्रित करना, जिसे ही 1 जीन 1 एंजाइम परिमेय या थ्योरी कहते हैं। क्या हमने बताया, कोशिका में उपस्थित हर एक जीन का कार्य एक एंजाइम्स को नियंत्रित करना, यानी एक जीन का कार्य एक एंजाइम्स को नियंत्रित करना है। ये बातें किसने बताया, ब्रीडल और टैटम ने, जिसे ही 1 जीन 1 एंजाइम्स कहते हैं। तो इसमें आप जो 4-5 वैज्ञानिक का नाम सुने जल्दी से रिपीट कर ले। जीन का नामांकन किसने किया, जोहानसन ने। जीन को कारक किसने कहा, मेंडल ने। जीन के 3 खंड सिस्टोन, मिटोन और रेकॉन किसके अनुसार, सेमार बेंजन के अनुसार, है ना। ट्रांसपोसोन्स जीन या जंपिंग जीन किसे कहते हैं, तो सक्रिय जीन जो होते हैं वो अपने स्थान को बदलते रहते हैं, जंप करते रहते हैं, इसलिए उन्हें जंपिंग जीन या स्थान बदलने के कारण ट्रांसपोसोन्स जीन कहते हैं। ये बातें किसने बताया, मैकक्लिंटोक ने। एंड तीसरा 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी क्या है, इसका मतलब कि हर एक जीन का काम होता है एक एंजाइम्स के निर्माण को नियंत्रित करना। ये बातें किसने बताई थी, ब्रीडल और टैटम ने बताई थी। अब आप ये 3 प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। जैसे पहला है, निम्न में जीन का वह खंड जो सेमार बेंजर के अनुसार नहीं है, यानी सेमार बेंजर जो जीन के खंड बताए थे उनके अनुसार क्या नहीं है इन चारों में, ए म्यूटॉन, बी एक्स्ट्रॉन, सी रेकॉन और डी सिस्टोन। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वह जीन जो अपना स्थान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं, नियंत्रक जीन, ट्रांसपोसोन्स जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन। और क्वेश्चन नंबर तीसरा, विभिन्न प्रकार के, ये पीछे से है, यह इस वीडियो से नहीं इसके पीछे से है, ऐसे इस वीडियो में इसकी चर्चा है। विभिन्न प्रकार के आरएनए से
प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है ना? ट्रांसलेशन अनुवाद, ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसलोकेशन। तो आपको ये तीनों प्रश्न का उत्तर बताना है कि नहीं? और अगर आप अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे, फिर से बोल रहे हैं कि आप लोग जो चीज़ें समझते जाते हैं उस दरमियान आपको याद हो जाती है, लेकिन हमेशा याद रहे इसलिए आप उसको क्या करेंगे, कॉपी में एक बार ज़रूर लिख लेंगे। और जब आप लिख लेंगे तो उस दरमियान भी बहुत बातें याद हो जाएंगी और एक आध बार और खुद पढ़ लीजिएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको जैसे ही देखेंगे और वो आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा।